मीडिया के सामने सफेद झंडा और पीठ पीछे बम बारूद, पाकिस्तान की फितरत एक बार फिर बेनकाब हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच शांति कायम करने के लिए पोस्टमैन वाला किरदार निभा रहे हैं, दिखा रहे दुनिया को शांति के कितने बड़े हिमायती हैं। और दूसरी तरफ अपने ही पड़ोसी अफगानिस्तान के मासूमों पर फील्ड मार्शल की सेना मिसाइलें और रॉकेट दाग रही है। जो शांति का नाटक चल रहा है पाकिस्तान के द्वारा वो अब एक्सपोज हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी पहले मैं बताता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मोर्टार और रॉकेट से हमला किया पाकिस्तान की तरफ। कुनार प्रांत में हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ छात्र जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, छोटे बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। अफगानिस्तान का कुनार प्रांत, जहां सोमवार की दोपहर 2 बजे सन्नाटा नहीं बल्कि धमाकों की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तानी मोर्टार और रॉकेटों ने न तो बच्चों को बख्शा, न ही यूनिवर्सिटी के उन छात्रों को जिनका भविष्य इन धमाकों के बीच दफन हो गया। 7 मौतें और 75 से ज्यादा जख्मी। यह आंकड़ा महज नंबर नहीं, पाकिस्तान के उस क्रूर चेहरे का सबूत है जो शांति की आड़ में जंग का सामान बांटता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को घेरा है, लेकिन इस्लामाबाद का जवाब वही पुराना राग। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुनार की नहीं है। इस आग की शुरुआत रविवार रात कंधार के स्पिन बोल्डक में शुरू हुई थी। पाकिस्तान के साथ सीमा पर फिर हिंसक झड़प की घटना हुई थी। खामा प्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि स्पिन बोल्डक इलाके में रात में दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए। तालिबानी लड़ाके एक सैनिक को बंधक बनाकर ले गए। पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी लेकर चले गए। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग हुई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद तालिबान ने जवाबी हमला किया। अब बात जनरल आसिम मुनीर के उस शांति दूत वाले मुखौटे की। पाकिस्तान की हालत घर में दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने जैसी है। मुनीर दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करवा सकते हैं, लेकिन जो मुल्क अपने पड़ोसी के साथ सीज फायर को 2 महीने नहीं निभा सका, वो खाड़ी देशों में शांति क्या खाक कराएगा। मार्च में काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर हमला करके 400 लोगों को मारने वाला पाकिस्तान आज खुद को पीड़ित बताता है। चीन, तुर्की, कतर और सऊदी अरब जैसे देश इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन खोट पाकिस्तान की नीयत में है। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष की शुरुआत इसी साल 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की थी। इस्लामाबाद का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती है। पाकिस्तान और टीटीपी की लड़ाई दशकों पुरानी है। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का साथ दिया था। इससे टीटीपी नाराज हो गया और वो इस्लाम के खिलाफ इसे मानता है। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए वो उसके खिलाफ हमले करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे का समर्थन करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए थे। पाकिस्तान को समझना होगा कि ये 1990 का दशक नहीं है। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अगर जनरल मुनीर ने अपना शांति नाटक बंद नहीं किया
तो डूरंड लाइन पर लगी आग पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकती है और जो शांति दूत बनने का आज की तारीख में कबूतर उड़ाने का जो ड्रामा कर रहा है वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है। अब बात पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की करूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आई है कि ईरान पहली बार हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है, लेकिन यहां तेहरान की 3 शर्तें हैं। पहले शर्त है कि अमेरिका इजराइल आगे हमला ना करे, इसकी गारंटी मिले। दूसरी शर्त में अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी को खत्म करे, जिसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हो पाएगी। और तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि सबसे आखिर में ईरान के एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। हालांकि CNN के मुताबिक ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने को तैयार अभी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अगर एटमी प्रोग्राम का मामला सुलझ गया, बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हल एक साथ निकाला जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। ईरान के साथ डील को लेकर अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के चीफ रहे जो केंट ने एक और बड़ी बात कह दी है। केंट ने दावा किया है कि ईरान के साथ किसी भी डील को लेकर इजराइल का रोल क्या होगा, इस पर संदेह है, क्योंकि इजराइल सीज फायर तोड़ने में माहिर है। इतना ही नहीं, केंट ने सलाह दी है कि अमेरिका इजराइल को सैन्य सहायता देना फौरन बंद कर दे। बता दें कि ईरान के साथ शुरू हुए जंग के बाद टीम ट्रंप से इस्तीफा देने वाले जो केंट पहले शख्स थे और सबसे पहले उन्होंने इजराइल के मंसूबों पर शक जताया था। ईरान पर लगे प्रतिबंध को लेकर यूरोपीय संघ का बहुत बड़ा बयान आया है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने यह कहा है कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध तब तक नहीं हटाए जाएंगे जब तक कि वहां कोई मौलिक बदलाव नहीं देखा जाता। सुनिए क्या कुछ कहा उर्सुला वॉन ने। इस बीच एक बड़ी खबर बर्लिन से आई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करके अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका की कोशिश इस युद्ध से निकलने की है, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। इतने ही नहीं, मर्ज ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की टीम ने अमेरिका को बार बार अपमानित किया है। जर्मनी पश्चिमी के उन देशों में से शामिल है जिसने अमेरिका के ईरान में युद्ध का लगातार विरोध किया है। सुनिए क्या कुछ कहा वहां के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि साउथ चाइना सी से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। ताइवान के पेंगु द्वीप के पास चीन के 2 युद्धपोतों की मौजूदगी है। ताइवान स्ट्रेट के संवेदनशील इलाके में पेंगु द्वीप है। चीनी जहाज के दिखने के बाद हाई अलर्ट पर अब ताइवानी सेना पहुंच गई है। ये घटना उस वक्त में हो रही है जब चीन लगातार ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास और घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। चीन ताइवान को दरअसल अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी स्वायत्तता की रक्षा की बात करता आया है और ताइवान लगातार अमेरिका से, जापान से मदद मांगता रहता है। ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की हो। इसी साल 18 मार्च को 36 फाइटर्स, 8 वॉरशिप, 1 शिप ने ताइवानी इलाके में घुसपैठ की थी। इनमें 24 फाइटर्स ने ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। साल 2025 की बात करें तो जनवरी फरवरी में करीब अब से 1.25 साल पहले चीनी सेना के 739 फाइटर्स ने हवाई घुसपैठ कर दी थी, जबकि मार्च में ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के 11 हाई ऑल्टीट्यूड गुब्बारे दिखाई दिए थे। अप्रैल 2025 में 59 चीनी फाइटर, 23 नेवी शिप ने घुसपैठ करने की ताइवान में कोशिश की थी। 31 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को पार भी किया था। वहीं जून में 34 फाइटर, 8 शिप ने घुसपैठ करने की ताइवान में कोशिश की थी। 25 फाइटर्स ने ताइवान स्ट्रेट मध्य रेखा को पार तक कर लिया था। यानी चीन लगातार ताइवान को घेरने की, उस पर वहां की सीमाओं का उल्लंघन करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। और अब बात करेंगे कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। और आज बहुत से पब्लिक व्यू हैं, लेकिन कुछ हम सिलेक्ट कर पाए। बंगाल पे कौन लिखता है पहले बताते हैं। विशाल कृष्ण पाठक है, बंगाल के राजनीतिक डेवलपमेंट पर लिखते हैं कि बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले यूपी के दबंग ने एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। अब इस दबंग की चेतावनी ऑब्लिक धमकी का कितना असर रहेगा, कल दूसरे चरण में पता चलेगा। पाकिस्तान पर एक पब्लिक व्यू आया प्रोफेसर प्रदीप का। पाकिस्तान ने शांति का वर्ल्ड कप आयोजित किया, लेकिन फिक्सिंग और कूटनीति को साथ साथ चलाते और भूल गया कि कूटनीति का खेल ईमानदारी के पिच पर खेला जाता है। बिना नैतिक बल और बिना स्वतंत्र नीति के कोई भी राष्ट्र विश्व शांति का नायक नहीं बन सकता है। तो आज मेरे साथ पब्लिक चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी। कल दिन भर बड़ी कवरेज जारी है।
आखिरी फेज की भी और अपने एग्जिट पोल की भी वो लेके हम हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।